ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन चैप्टर अपन लोगों का हो गया है। आज उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं, देखते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है पर 5 मार्क्स का वेटेज जरूर है हर एग्जाम में। पिछले 5 चैप्टर में एक बार एक क्वेश्चन दो 5 मार्क्स का इसमें से आया हुआ है। तो देखते हैं सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता क्या है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिकली डिलिनेटेड ड्यूटी फ्री एरिया। इनक्लेव का मतलब क्या होता है? एरिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक एरिया जिसे गवर्नमेंट मार्क करती है। किस चीजों के लिए? कि भाई ये वो एरिया है जहां पर टैक्स आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत सारी जो कस्टम ड्यूटी होती है, बहुत सारे जो टैक्सेस होते हैं वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं किए जाएंगे। क्यों? इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट इन जगह से किए जा सके। हम चाहते हैं कि जिस एरिया को हम एसईजेड मार्क कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मार्क कर रहे हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो और वो पूरा का पूरा क्या हो? एक्सपोर्ट। क्या हो? एक्सपोर्ट। हमारा इंटेंशन ये रहता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनाई हुई सारी की सारी चीजें क्या चली जानी चाहिए? इंडिया के बाहर। मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो ग्रो होना चाहिए। ये हमारा टारगेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाते वक्त रहता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड सारी बातें कहां पर लिखी हुई है? एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर। और बची हुई बातें कहां लिखी है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। तो आधी बातें लिखी है एसईजेड एक्ट 2005 के अंदर और आधी बातें लिखी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। अब अपने को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? एसईजेड एक्ट 2005 के अंदर की बहुत सारी बातें। जो एफटीपी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये आप लोग कवर करेंगे ईसीआईपीएल के पहले वाले पार्ट में। एफटीपी नाम का, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नाम का एक पूरा आपका चैप्टर ही है जो भी एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। अब अपन इस एक्ट के बारे में पढ़ें तो इस एक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं। वैसे तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पर फिर भी एक बार फीचर्स गो थ्रू कर लेते हैं। ये एक्ट हमें बताता है कि किस तरीके से आप एसईजेड बना सकते हैं। ऑल द मैटर रिलेटिंग टू क्रिएशन ऑफ एसईजेड एंड सेटिंग अप ऑफ यूनिट। अब पहली बार एसईजेड नहीं पढ़ रहे हैं, एसईजेड पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को पता है सेक्शन 15 में आता है यूनिट्स का कॉन्सेप्ट। पहले आप एक एसईजेड डेवलप करते हैं, फिर उस एसईजेड के अंदर जब अलग अलग बिजनेसेस आते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिट सेटअप करना। तो यूनिट कैसे सेटअप होगी उसका प्रोसीजर भी कहां पर दिया हुआ है? एसईजेड एक्ट 2005 के अंदर। इसके अलावा एसईजेड के अंदर अगर आपको कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट सेटअप करनी है, ऑफशोर का मतलब क्या होता है? इंडिया के बाहर। तो हमने क्या पढ़ा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इंडिया में होते हुए भी, वो लोकेटेड तो कहाँ है ज्योग्राफिकली? इंडिया में, पर ज्योग्राफिकली इंडिया में लोकेटेड होते हुए भी उसे क्या मान लिया जाता है कि ये इंडिया में नहीं है, तो उसे बोलते हैं ऑफशोर। जब एसईजेड के अंदर आप बैंक सेटअप करते हैं तो उसे कहते हैं ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। क्या बोलते हैं उसे? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। तो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट सेटअप करने के प्रोविजंस भी कहां पर दिए हुए हैं? एसईजेड एक्ट 2005 के अंदर। इसके अलावा फिस्कल रिजाइम। फिस्कल रिजाइम का मतलब यह है कि एसईजेड में यूनिट सेटअप करते हैं तो इनकम टैक्स के क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन से स्लैब आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, कौन कौन सी ड्यूटीज आपके ऊपर एग्जम्प्ट की जाएगी, वो सारी बातें भी यहां पर दी हुई है एसईजेड एक्ट 2005 के अंदर। इसके अलावा यहां पर दिया हुआ है सिंगल विंडो क्लियरेंस। पहले क्या हुआ करता था? स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा कोई जोन आपको सेटअप करना हो तो अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, पर गवर्नमेंट ने अब क्या बोल दिया कि हम क्या प्रोवाइड करेंगे? सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस। सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस का मतलब क्या है कि एक बार एप्लीकेशन फाइल करो, हर बार अलग अलग डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं, एक ही जगह पर एप्लीकेशन फाइल करो एंड यू आर गुड टू गो। तो इंश्योर अ सिंगल विंडो सिस्टम फॉर फास्टर एंड स्मूथर क्लियरेंस। इसके अलावा इस एक्ट के अंदर हमने क्या किए? एक एसईजेड अथॉरिटी सेटअप की है। और अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो ये एसईजेड अथॉरिटी जो सेक्शन 38 में हम लोग पढ़ते हैं, हर एसईजेड के लिए अलग अलग बनाई जाती है। हर एसईजेड को अलग अलग एडमिनिस्टर करने के लिए हमने ये वाली अथॉरिटी जो है वो सेटअप करी है। इसके अलावा हमने इस एक्ट के अंदर ही क्या बना रखी है? कोर्ट। कि भाई इस एक्ट में कोई भी लड़ाई झगड़े हो तो किसी दूसरी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, स्पेशल कोर्ट हमने इस एक्ट में बनाई है ताकि आपके डिस्प्यूट को फटाफट से फास्टर वे में रिजॉल्व किया जा सके। तो प्रोवाइड फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट एंड अ सिंगल इन्फोर्समेंट एजेंसी। ठीक है, अब हम लोग एसईजेड एक्ट चालू करना है, पढ़ना है, चालू कर रहे हैं। तो जिसके अंदर सबसे पहला ये दिया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आपको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाता है तो बताइए स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन बना सकता है? ये पूरा कंटेंट कहां पर दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 3 के अंदर। कहां दिया है? सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 3 अगर आपको ध्यान आता हो तो एसईजेड बनाने का पावर 3 लोगों के पास में, कोई भी
प्राइवेट सेक्टर, कोई भी पब्लिक सेक्टर, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नहीं होती है, एक ही होती है। तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर, कोई भी पब्लिक सेक्टर, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको पढ़ने के पहले अगर अपन फ्लो भी याद करें तो फ्लो में अपन ने क्या पढ़ा था कि जिस भी पर्सन को एसईजेड बनाना हो, मतलब प्राइवेट सेक्टर को या पब्लिक सेक्टर को, वो सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर स्टेट गवर्नमेंट वो एप्लीकेशन को चेक करके फॉरवर्ड करती है कहां पर, बीओए। बीओए मतलब क्या, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल उसे चेक करने के बाद में उसे फॉरवर्ड करता है कहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ अप्रूवल की रिकमेंडेशन को चेक करके सेक्शन 5 के हिसाब से नोटिफाई करती है, सेक्शन 4 के हिसाब से नोटिफाई करती है कि इस यूनिट को हम एसईजेड डिक्लेयर करते हैं, इस एरिया को एसईजेड डिक्लेयर करते हैं। और डिक्लेरेशन किया जाता है बाय वे ऑफ ऑफिशियल गैजेट। कैसे किया जाता है, ऑफिशियल गैजेट के थ्रू। ये पूरी बातें मैंने सेक्शन 3 और 4 के बारे में बता दी है, यही 3 और 4 का क्रक्स था। अब यही बात यहां पर लिखी हुई है। तो सबसे पहला, एसईजेड बनाने का पावर किसके पास में है, तो एसईजेड बना सकती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी दूसरा पर्सन। कोई भी दूसरे पर्सन में कौन कवर हो गया, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। जब भी आपको एसईजेड बनाना हो तो आपको एसईजेड बनाने के लिए किसको इंटीमेट करना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को। सबसे पहले आप एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं कि इस एरिया को क्या किया जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। और उस एरिया को इंटीमेट कर दिया जाता है किसे, स्टेट गवर्नमेंट के पास, कि इस एरिया में हम क्या करना चाहते हैं, एसईजेड बनाने की सोच रहे हैं। ऐसा आप किसको बताते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को बताते हैं। आप चाहें तो स्टेट गवर्नमेंट को बताने के बजाय डायरेक्टली किसे बता सकते हैं, बोर्ड ऑफ अप्रूवल को बात। वैसे क्या होगा, आप अगर स्टेट गवर्नमेंट को भी बताते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट भी मैटर किसके पास ही भेजती है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। तो आप चाहें तो मैटर डायरेक्टली किसके पास भी भेज सकते हैं, बोर्ड ऑफ अप्रूवल। अ पर्सन हैज अ चॉइस टू सेंड अ प्रपोजल डायरेक्टली टू द बोर्ड ऑफ अप्रूवल। आप चाहें तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल को भी डायरेक्टली ये भेज सकते हैं। अगर बोर्ड के पास डायरेक्ट भी आता है तो बोर्ड डायरेक्ट अप्रूवल भी ग्रांट कर सकती है। तो हुआ क्या, आपको अगर एसईजेड बनाना है तो पहले स्टेट गवर्नमेंट को बोलो, स्टेट गवर्नमेंट भेजेगी किसके पास, बोर्ड के पास। या आप डायरेक्टली किसको बोल दो, बोर्ड को। बोर्ड जब अप्रूव करेगा तो भी आपको एक बार किसको तो बताना ही पड़ेगा। आफ्टर रिसीविंग सच अप्रूवल पर्सन मस्ट ऑब्टेन कॉन्करेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट तो हमेशा पिक्चर के अंदर रहेगी, उससे तो आपको आज नहीं तो कल पूछना ही पड़ेगा। हमने पढ़ा भी क्या कि बना कौन कौन सकती है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो प्राइवेट पब्लिक को बनाना हो तो उनका फ्लो तो कैसा जाता है कि पहले स्टेट एंड देन बोर्ड। अगर स्टेट गवर्नमेंट को बनाना हो तो क्या, तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली इसको भेज देती है बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। तो वो स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू सेट अप एन एसईजेड, वो एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद प्रपोजल किसको भेज देगी, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास, बीओए के पास में प्रपोजल भेज दिया जाएगा। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है क्या, आंसर इज यस। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी पावर है एसईजेड बनाने का। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एसईजेड बनाने से पहले चाहें तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल से पूछें और उनकी इच्छा ना हो तो मत पूछो, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू सेट अप एसईजेड even without consulting the state government and without referring the matter to board। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो ना तो स्टेट से पूछे और ना ही बोर्ड से। पूछना चाहे तो पूछ सकती है पर कोई कंपल्शन उनके ऊपर नहीं, बराबर। ये जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल हमने बोला, इस बोर्ड ऑफ अप्रूवल के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल के सिंपल से फंक्शन है कि जो प्रपोजल उसके पास आया उस प्रपोजल को अप्रूव कर दे, रिजेक्ट कर दे या फिर उसे मॉडिफाई कर दे। तो या तो अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर उसे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में अप्रूव करवाया जा सकता है, कंडीशनल अप्रूवल भी जिसे बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, सेक्शन 3 में अभी अपन चल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा बता सकती है कि अगर आपको एक एसईजेड बनाना है तो उस एसईजेड का मिनिमम एरिया इतना होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई 500 स्क्वायर मीटर, 500 एकड़ का जब तक आपके पास एरिया नहीं होगा हम आपको एसईजेड नहीं बनाने देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी नोटिफिकेशन के थ्रू ये बता सकती है कि मिनिमम इतना एरिया ऑफ लैंड तो आपके पास में होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू स्पेसिफाई मिनिमम एरिया ऑफ लैंड। जब हम मैटर फॉरवर्ड करते हैं किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट उसे फॉरवर्ड करती है बोर्ड के पास। बोर्ड का जो भी डिसीजन होगा, बोर्ड अपना डिसीजन किसको देती है, हमें नहीं, वो किसको देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन प्रोवाइड किया जाता है कि हम एसईजेड बनाने की परमिशन देते हैं। तो अप्रूवल कौन प्रोवाइड करता है,
बोर्ड देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक लेटर ऑफ अप्रूवल प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? लेटर ऑफ अप्रूवल। तो बोर्ड का जो भी डिसीजन होता है वो कहां फॉरवर्ड कर दिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बोर्ड का जो भी डिसीजन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अगर बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया तो मैटर अपने पास आ जाएगा कि भाई ये इस कारणों की वजह से एसईजेड नहीं बनाने दिया जा सकता, या मॉडिफिकेशन आया तो हमें वो टर्म्स एंड कंडीशन माननी पड़ेगी, और कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी तो डायरेक्टली फॉरवर्ड कर दिया जाएगा किसके पास में? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बॉल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? तो जब बोर्ड के पास उनके पास में इंटीमेशन आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या देती है? लेटर ऑफ अप्रूवल। On receiving communication from the board, central government grant a letter of approval. Central government क्या करती है? Letter of approval हमें provide करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक से ज्यादा डेवलपर भी नोटिफाई कर सकती है। क्या नोटिफाई कर सकती है? एक से ज्यादा डेवलपर। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो ये नोटिफाई कर सकती है कि एसईजेड के लिए मिनिमम कितना एरिया चाहिए। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपको एसईजेड बनाना है तो एसईजेड बनाने के लिए 500 एकड़ ऑफ लैंड होनी चाहिए। ठीक है, एबीसी लिमिटेड जिसने एसईजेड बनाने के लिए अप्लाई किया है उसके पास में मात्र कितनी जमीन है? 300 एकड़। और 300 एकड़ के पास में ही 200 एकड़ की जमीन किसके पास में? XYZ के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड दोनों को क्या बोल दे कि आप डेवलपर्स हैं। क्या बोल सकती है? कि दोनों कौन है? ये डेवलपर। ध्यान रखना है डेवलपर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर डेवलपर वन और मोर है मतलब एक से ज्यादा, तो क्या उन्हें को डेवलपर कहा जाएगा? क्या नहीं, को डेवलपर उनको नहीं बोलते हैं। को डेवलपर क्या होता है ये अभी अपन आगे चल के पढ़ेंगे। वहां पर हम टर्म कौन सी यूज करेंगे? मोर देन वन डेवलपर। क्या बोलेंगे? या तो मोर देन वन डेवलपर बोल दो, या मल्टीपल डेवलपर बोलना चाहो तो वो एक टर्म यूज की जा सकती है, बस को डेवलपर यूज नहीं करना। ठीक है, क्या यहां तक की बात क्लियर? तो ये अभी अपन ने क्या पढ़ा? सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 कितना चला? सेक्शन नंबर 3 में सबसे पहले बोला है कि कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। जो भी बनाना चाहे पहले मैटर किसको फॉरवर्ड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट किसको भेजेगी? बोर्ड को। और बोर्ड किसको भेजेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग तरह के पावर दिए हैं, जैसे उनको एसईजेड बनाना हो तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो चाहें तो मिनिमम एरिया भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, और वो चाहें तो मल्टीपल डेवलपर भी नोटिफाई कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा डेवलपर भी नोटिफाई कर सकते हैं। फिर आता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट किसका? को डेवलपर का। को डेवलपर का मतलब क्या होता है कि जो एसईजेड आपने बनाया है, जो एसईजेड आपने बनाया है उस एसईजेड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो पर्सन डेवलप करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है, उसे बोलते हैं को डेवलपर। जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि पीतमपुर में 500 एकड़ जमीन को एसईजेड डिक्लेयर करते हैं, पर जमीन से कुछ काम होगा क्या? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहां पर रोड बनाने पड़ेंगे, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी लानी पड़ेगी, वहां पर जनरेटर लाने पड़ेंगे, वहां पर हॉस्पिटल्स बनवाने पड़ेंगे, वहां पर बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी। ये सारा काम कौन करेगा? ये सारा काम जो कंपनी प्रोवाइड करेगी, जो ऑर्गेनाइजेशन देगी, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? को डेवलपर। क्या बोलते हैं उसे? को डेवलपर। तो को डेवलपर का मतलब क्या है? को डेवलपर मतलब वो पर्सन जो डेवलपर को एसईजेड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एनी पर्सन ये हो सकता है, को डेवलपर कौन भी हो, स्टेट गवर्नमेंट भी को डेवलपर हो सकती है। तो कोई भी पर्सन जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसे क्या बोलते हैं? को डेवलपर कहा जाता है। को डेवलपर बनने का प्रोसीजर भी सेम है। अगर आप को डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट को बताना है, स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड को भेजेगी, बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से डिक्लेयर करेगी कि ये को डेवलपर है। हमेशा डिक्लेरेशन का काम किसके पास में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अप्रूव हो जाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? एक लेटर ऑफ अप्रूवल प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि ये कौन है? को डेवलपर है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मैंने वैसे आपको बता दिया है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मतलब क्या? रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, आईटी का नेटवर्क हो गया, स्कूल, हॉस्पिटल, एसईजेड के अंदर जो एम्प्लॉइज रहेंगे उनके लिए घर, ये सब चीजें क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। बोलो कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये था सेक्शन नंबर 3, सबसे बड़ा सेक्शन, एग्जाम में आया नहीं है, पर
पूरे एसईजेड एक्ट का बेस यही बनता है, क्योंकि इसी से तो आगे के सारे कामकाज होंगे। तो सेक्शन नंबर 3 पूरा क्लियर होना चाहिए। फिर सेक्शन नंबर 4 सिर्फ ये बोलता है कि एसईजेड बनाने की अथॉरिटी कौन देता है। एसईजेड बनाने का पावर किसके पास में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर कब एक्सरसाइज करती है? जब बोर्ड ऑफ अप्रूवल से उन्हें रिकमेंडेशन आता है उसके बाद। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट एंड द आइडेंटिफाइड एरिया वो डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर कैसे किया जाता है? नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन आपको पता है किसके अंदर दिया जाता है? ऑफिशियल गैजेट के अंदर। किसके अंदर दिया जाता है? ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई किया जाएगा कि दिस एरिया इज मार्क्ड एज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या क्लियर है यहां तक की बात? पक्का? अगर एक स्टेट गवर्नमेंट को, मान लीजिए छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है, तो क्या वो खुद से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकते हैं क्या? नहीं। हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को भी किससे पूछना पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ध्यान रखना, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी को भी एसईजेड बनाना अलाउड नहीं है। एक बार उनसे परमिशन लेना कंपलसरी है। सिर्फ वो खुद से ही क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। वो चाहे तो बिना कंसल्ट करे किसी से भी बना सकते हैं। पावर टू नोटिफाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर भी है कि अगर कोई एडिशनल एरिया भी नोटिफाई करना चाहे तो कर सकती है। जैसे कि 500 एकड़ में पहले एसईजेड बनाने का परमिशन दिया था, बाद में हमें ऐसा लगा कि 500 एकड़ में शायद एसईजेड सही से ना बने, तो वो एडिशनल 100 एकड़ को भी क्या नोटिफाई कर सकते हैं कि ये भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। मतलब सब्सीक्वेंट नोटिफिकेशन देना भी उनको अलाउड किया गया है, ऐसा उनके पास में पावर है। देन कम सेक्शन नंबर 5, गाइडलाइंस फॉर नोटिफाइंग द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है? देखो, सेक्शन नंबर 3 में आपने अप्लाई किया, सेक्शन नंबर 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी एप्लीकेशन को चेक किया और अप्रूवल दिया। सेक्शन नंबर 4 में जो अप्रूवल दिया है, वो अप्रूवल किन चीजों को चेक करने के बाद दिया जाएगा? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कब किस एरिया को एसईजेड डिक्लेयर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करने से पहले क्या क्या चीजें सोचती है, उन चीजों के बारे में कहां दिया है? सेक्शन नंबर 5 के अंदर, दैट इज गाइडलाइन फॉर नोटिफाइंग द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो सेक्शन नंबर 5 ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीजों को कंसीडर करेगी। तो सबसे पहला, एसईजेड से क्या होना चाहिए? एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है। आप लोगों ने 12th क्लास में नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी उतनी ज्यादा इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग होती है। तो वो हो रही है या नहीं हो रही है, एसईजेड बनाने से उसे चेक किया जाएगा। दूसरा, क्या एसईजेड बनाने से गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो रहा है या नहीं? क्योंकि हम जो एग्जाम्शन प्रोवाइड करते हैं वो एग्जाम्शन इसीलिए प्रोवाइड करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया के अंदर बढ़ना चाहिए। तो अगर एसईजेड से एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहा है तो हम एसईजेड डिक्लेयर करने में हमें कोई परेशानी नहीं। तीसरा, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेस। क्या एसईजेड बनाने से उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा? क्या जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हो आप, वो पैसा खींचेगा या तो इंडिया के अंदर से या इंडिया के बाहर से? हो सकता है अगर बाहर के लोग भी पैसे तैयार है पर उनके पास में, तो भी आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकते हैं। मतलब ऐसी जगह पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनाना है या ऐसे सेक्टर में नहीं बनाना है जहां पर लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आपको वहां पर एसईजेड बनाना है जहां से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। इसके अलावा क्या एसईजेड बनाने से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी? क्या होनी चाहिए? अगर एसईजेड से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट खुशी खुशी आपको एसईजेड बनाने देगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले? एम्प्लॉयमेंट मिले। इसके अलावा एसईजेड से क्या होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप होनी चाहिए। जैसे इंदौर के पास में जो पीतमपुर का एरिया बना है, जिसको एसईजेड बनाया है, उससे क्या हुआ? इंदौर से पीतमपुर तक का डेवलपमेंट बहुत फास्ट स्पीड से हुआ है। वहां तक के सारे रोड चकाचक हो चुके हैं, वहां पे आसपास में इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल बन गए, रोड बन गया। ये सब चीजें क्या होती है? इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। तो क्या आपके एसईजेड बनाने से ये सब कुछ होगा क्या? अगर हाँ, तो हम एसईजेड बनाने को तैयार है। मतलब वापस से वही कि हम इस सेक्शन में ये पढ़ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एरिया को एसईजेड बोलने से पहले क्या सोचती है, क्या कंसीडर करती है। हाँ या ना? कोई समस्या यहां तक? नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंडिया की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आपको हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन न बनाने दिया जाए,
क्यों? क्योंकि हो सकता है वहां से भारत की सिक्योरिटी पे दिक्कत आ सकती है। तो जब भी एसईजेड डिक्लेयर करती है तो हमेशा क्या कंसीडर किया जाता है? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, की इंडिया की सिक्योरिटी पे कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, हमने क्लास में किया हुआ है, सेक्शन नंबर 5 का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में उन्होंने पूछ रखा है। क्या क्लियर है यहां तक की बात? बोलो, क्या इसके अंदर कोई कंफ्यूजन? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 6, दैट इज द प्रोसेसिंग एरिया एंड नॉन प्रोसेसिंग एरिया। सेक्शन नंबर 6, द प्रोसेसिंग एंड नॉन प्रोसेसिंग एरिया। देखो, सेक्शन नंबर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर देता है कि वो एसईजेड का जो एरिया है उसे दो भागों में बांट दे। एक है प्रोसेसिंग एरिया और एक है नॉन प्रोसेसिंग एरिया। नाम से ही पता चल रहा है कि एक वो एरिया है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी की जाएगी, जहां से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा, जहां से एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज कैरी की जाएगी। और दूसरा एरिया उसके कंपेरिजन में क्या है? नॉन प्रोसेसिंग एरिया। वैसे तो नॉन प्रोसेसिंग एरिया का मतलब यही होता है कि जो प्रोसेसिंग एरिया नहीं है वो क्या है? नॉन प्रोसेसिंग। तो नॉन प्रोसेसिंग में क्या क्या आ जाएगा? रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स, हाउसिंग, ये जो डेवलप कर रहे हैं आप, ये सब क्या है? नॉन प्रोसेसिंग एरिया। नॉन प्रोसेसिंग एरिया से डायरेक्टली आपका एक्सपोर्ट बन नहीं रहा है, पर इसके बिना प्रोसेसिंग एरिया भी काम नहीं कर सकता। तो सेक्शन 6 सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर देता है कि वो क्या कर सकती है? एसईजेड को दो एरिया में बांट सकती है। डीमार्केट करने का मतलब क्या होता है? मार्क करना इन डिफरेंट एरिया। तो सेक्शन नंबर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर देता है कि वो एरिया को डीमार्क कर सकती है इन डिफरेंट एरिया। और वो एरिया कौन कौन से हैं? एक है प्रोसेसिंग और दूसरा है नॉन प्रोसेसिंग एरिया। प्रोसेसिंग एरिया का मतलब वही एरिया है जहां पर यूनिट सेटअप की जाती है, जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर की जाती है, या जहां से कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आईटी की सर्विस, जैसे कि कंसल्टेंसी की सर्विसेज, ये सारी सर्विस जहां पे होती है उसे क्या बोलते हैं? पीए, प्रोसेसिंग एरिया। और जो एरिया प्रोसेसिंग नहीं है वो क्या हो जाता है? नॉन प्रोसेसिंग एरिया हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, नॉन प्रोसेसिंग एरिया मतलब वो एरिया जो प्रोसेसिंग नहीं है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग जहां नहीं हो रही हो, जहां से कोई सर्विसेज नहीं दी जा रही हो, जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जैसे कि स्कूल, जैसे कि हॉस्पिटल, ये सब कुछ क्या होते हैं? ये सब कहे जाते हैं नॉन प्रोसेसिंग एरिया। ध्यान रखना, हो सकता है किसी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लें, हालांकि आज तक पूछा नहीं है। वेयर हाउस अगर आपने बना रखे हैं जो ट्रेडिंग के लिए, उसे भी क्या माना जाता है? प्रोसेसिंग एरिया माना जाता है। जो स्टोरेज एरिया है, हैंडलिंग एरिया है, इन सबको क्या माना जाता है? प्रोसेसिंग एरिया कंसीडर किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। नीचे मना किया है जहां पे ट्रेडिंग नहीं हो रही है, एक्टिविटीज अदर देन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ट्रेडिंग, उसे नॉन प्रोसेसिंग एरिया बोलते हैं। तो जहां पर ट्रेडिंग हो रही है उसे तो प्रोसेसिंग एरिया ही बोलेंगे ना, बराबर। सेक्शन नंबर 7, एग्जम्पशन फ्रॉम द टैक्सेस, ड्यूटीज और द सेस। कोई खास सेक्शन नहीं, अच्छा डिटेल में होता तो खास होता, पर यहां पर उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि एसईजेड में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर अगर वो कोई ड्यूटी फ्री करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई टैक्स एग्जम्पशन देना चाहे तो दे सकते हैं। बस यहां पर दो तीन बातों का ध्यान रखा जा सकता है। एक होता है, यहां पर दो तरह से एरिया को बांटा गया है। एक है एसईजेड, मतलब यहां पर इंडिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा? एसईजेड। और एसईजेड के अलावा वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डीटीए। डीटीए का मतलब क्या? डोमेस्टिक टेरिफ एरिया। क्या बोलते हैं उसे? या तो टेरिफ बोल दो या डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया भी बोल दोगे तो कोई ज्यादा समस्या नहीं। तो इंडिया को क्या कर रखा है? दो भागों में बांट रखा है। देखो, वैसे तो पीतमपुर हो गया या कांडला हो गया जो गुजरात में, जहां पर एसईजेड बना हुआ है, ये सब इंडिया में आते हैं ना। पीतमपुर है तो इंदौर के अंदर ही, मध्य प्रदेश में ही है, इंडिया ही है। पर हम इस एक्ट के लिए क्या मान लेते हैं कि जिस जगह को एसईजेड डिक्लेयर कर दिया ना, वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो जब भी कोई सामान एसईजेड में आता है, कहां से? अमेरिका से आया एसईजेड के अंदर, तो उसे क्या माना जाएगा? इंपोर्ट माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी इंडिया के बाहर है और एसईजेड भी इंडिया के बाहर, तो ये इंपोर्ट है क्या? नहीं। पर जब कोई सामान दिल्ली से एसईजेड में जाएगा तो उसे क्या माना जाएगा? इंपोर्ट। क्या माना जाएगा उसे? इंपोर्ट। क्यों? क्योंकि इंडिया के बाहर से यहां पर सामान आया है। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब सामान इंडिया से बाहर जाता है, बराबर। अगर पीतमपुर में अपन ने एसईजेड बना रखा है, पीतमपुर से सामान गया है कहां पर? दिल्ली, अमेरिका में, तो आउटसाइड इंडिया
टू आउटसाइड इंडिया, इसे एक्सपोर्ट भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्या बराबर बात है यहां तक की? पर अगर एसईजेड जो पीतमपुर का एरिया है वहां से अगर आता है नॉर्मल इंदौर के अंदर तो उसे क्या माना जाएगा? एक्सपोर्ट माना जाएगा। ध्यान रखना है इस बात का। क्या क्लियर है यहां तक की? ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट कोई भी ड्यूटी फ्री करना चाहे तो ड्यूटी फ्री करना उनको अलाउड है। कोई एग्जम्पशन देना चाहे तो एग्जम्पशन दिया जा सकता है। यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डेफिनेशंस दी हुई है जो अपन ने क्लास के अंदर देखी थी। गुड्स और सर्विस टेकन फ्रॉम एसईजेड बाय द लैंड, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट कहा जाता है। अगर डीटीए, डीटीए मतलब क्या? इंडिया अदर देन एसईजेड, वहां से अगर कोई भी सामान किसके अंदर आता है? एसईजेड के अंदर, तो उसे भी क्या माना जाता है? एक्सपोर्ट कंसिडर किया जाता है। Then comes section number 8. Section number 8 is a constitution of the board of approval. अगर आपको ध्यान हो तो सेक्शन 3-4 के अंदर बोर्ड ऑफ अप्रूवल बार बार आया था। बोर्ड ऑफ अप्रूवल का काम क्या होता है कि किसी भी पर्सन को जब एसईजेड बनाना हो तो या तो वो बोर्ड से डायरेक्टली अप्रूवल लेगा या स्टेट गवर्नमेंट मैटर फॉरवर्ड करेगी कहां पर? बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। तो वो जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल है उसके अंदर कितने लोग होंगे? तो उसके अंदर उतने लोग होंगे जितने गवर्नमेंट क्या कर देगी? प्रिस्क्राइब। बिल्कुल फालतू सा सेक्शन। बोर्ड ऑफ अप्रूवल के अंदर कितने लोग होंगे, उनका क्या काम होगा, कैसे कितना समय तक मेंबर ऑफिस होल्ड करेंगे, कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन चेयरपर्सन होगा, ये सब कुछ गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी रूल्स में। गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर चुकी है पर रूल्स हमारे कोर्स का पार्ट नहीं। तो एक तरीके से सेक्शन 8 हमारे कोई काम का नहीं। सेक्शन नंबर 9, ड्यूटीज पावर एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ अप्रूवल। सेक्शन नंबर 9 बताता है कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल के क्या क्या ड्यूटी है, पावर है और फंक्शन है। तो पहला पावर फंक्शन तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी प्रपोजल उनके पास में आए तो उसे अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। एसईजेड के अंदर क्या क्या एक्टिविटी की जाएगी, डेवलपर क्या क्या काम कर सकता है, वो कौन बताएगा? बोर्ड ऑफ अप्रूवल बताएगा। अगर किसी फॉरेन पर्सन को एसईजेड के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई एफडीआई करना हो, कोई ओपीआई करना हो, तो वो परमिशन भी कौन प्रोवाइड करेगा? बोर्ड ऑफ अप्रूवल। कौन पर्सन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसके प्रपोजल को अप्रूव करना, मॉडिफाई करना या रिजेक्ट करना, वो भी किसका काम है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल का। और इंडस्ट्रियल लाइसेंस देना। अगर आपको ध्यान हो तो एसबीआईएल के अंदर इंडस्ट्री एक्ट 1951 अपन ने पढ़ा था जहां इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो इंडस्ट्रियल लाइसेंस भी कौन प्रोवाइड करता है? यही बोर्ड ऑफ अप्रूवल। इसके अलावा किसी पर्सन का लेटर ऑफ अप्रूवल को क्या करना? सस्पेंड करना। आपने किसी पर्सन को डेवलपर का लाइसेंस प्रोवाइड किया कि आप क्या कर सकते हैं? एसईजेड को डेवलप कर सकते हैं। किसी को को डेवलपर का लाइसेंस दिया, उसके लाइसेंस को सस्पेंड भी किया जा सकता है। सस्पेंड क्यों होगा, कैसे होगा, वो अगले सेक्शन में सेक्शन नंबर 10 के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा अपील भी डिसाइड वो लोग कर सकते हैं। किसी के ऑर्डर से अगर आप खुश नहीं है तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास भी अपील फाइल की जा सकती है। Then come important section, section number 10, suspension of the letter of approval and transfer of a SEZ। देखो क्या हुआ है, सेक्शन नंबर 4 के अंदर आपको SEZ बनाने का लाइसेंस दिया था। SEZ बनाने का जब लाइसेंस दिया था तो आपको बोला था कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, आपको SEZ एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, जो भी हम डायरेक्शन दे वो डायरेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो ऐसे केस में आपके लाइसेंस को क्या किया जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है। जब सस्पेंशन होगा तो उस समय पे एसईजेड का एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास चला जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर के पास। अभी इसके बारे में और अपन पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि क्या किसी एंटिटी को जिसको सेक्शन नंबर 4 के अंदर लाइसेंस दिया था, मतलब लेटर ऑफ अप्रूवल दिया था, क्या उसे कैंसिल किया जा सकता है? क्या उसे सस्पेंड किया जा सकता है? क्या आंसर इज यस। ऐसा कब हो सकता है? जब वो एंटिटी अपना काम पूरा न कर पाए, फेल टू परफॉर्म द ड्यूटी, या फिर वो बार बार बोर्ड के डायरेक्शन को डिसओबे करे। बोर्ड ऑफ अप्रूवल बार बार कुछ काम करने का बोल रहा है, आप बार बार उस चीज को मना कर रहे हैं, तो भी क्या किया जा सकता है? लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। या फिर लेटर ऑफ अप्रूवल जिन शर्तों पर आपको मिला था, जिन टर्म्स एंड कंडीशन पर मिला था, वो टर्म्स एंड कंडीशन आपने वायलेट करी, या फिर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी हो गई है? खराब, वीक, कमजोर हो गई है, तो ऐसे केस में भी आपके लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है। हालांकि लाइसेंस कैंसिल करने से पहले आपको एक 3 महीने का रिटर्न में नोटिस दिया जाएगा। आप चाहें तो अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और आपके एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद ही कोई भी फैसला किया जाएगा। अगर हमने आपकी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद में भी आपका लाइसेंस कैंसिल किया है तो अब आप उस एसईजेड को डेवलप नहीं कर सकते। उस एसईजेड का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कामकाज, मैनेजमेंट किसके पास चला जाएगा? गवर्नमेंट की अथॉरिटी के पास। और वो अथॉरिटी का नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर। क्या नाम है अथॉरिटी का? एडमिनिस्ट्रेटर के पास में ये पूरा का पूरा चला जाएगा। वंस सस्पेंडेड
वन से सस्पेंडेड एसईजेड वेस्ट विद द एडमिनिस्ट्रेटर, किसके पास चला जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर के पास में चला जाता है। और ये कितने समय का होता है? 1 साल के लिए होता है। कितने समय के लिए होता है? 1 साल के लिए ऐसा सब कुछ होता है। हमें कोशिश करनी है, हमने रेरा के अंदर भी एक सिमिलर सेक्शन पढ़ा था, हमें कोशिश करनी है कि हम बार बार सस्पेंशन ना करें। अगर सस्पेंशन के अलावा कोई स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जा सकती है तो वो लगा करके डेवलपर को बैन करने की कोई जरूरत नहीं। तो इंस्टीड ऑफ सस्पेंडिंग, बोर्ड में अलाउ द लेटर ऑफ अप्रूवल टू कंटिन्यू बट विद द एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस। सेक्शन नंबर 11, डेवलपमेंट कमिश्नर, कोई बहुत ज्यादा काम का सेक्शन नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? एक डेवलपमेंट कमिश्नर अपॉइंट करेगी, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम ये होता है कि वो एंटरप्रेन्योर को गाइड करे। क्या करे? एंटरप्रेन्योर को गाइड करे कि किस तरीके से यूनिट बनाई जाए, किस तरीके से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से बात करने का काम इसका होता है। डेवलपर और यूनिट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का काम इनका होता है। या वो सारे फंक्शन जो इनको बोर्ड करने का बोले, या वो सारे फंक्शन जो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट करने का बोले। बिल्कुल फालतू सा सेक्शन, कोई बहुत ज्यादा काम का नहीं। अभी अपन ने फंक्शंस किसके पढ़े? बोर्ड ऑफ अप्रूवल के। अपन ने फंक्शन पढ़े डेवलपमेंट कमिश्नर के। अपन फंक्शन पढ़ेंगे एसईजेड अथॉरिटी के। अलग अलग 4-5 अथॉरिटीज के फंक्शंस पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि सबके फंक्शंस लगभग एक जैसे हैं, मुश्किल से एक आध फंक्शन ऊपर नीचे हो रहा है। आप अगर कॉमन भी लिखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क उससे नहीं पड़ेगा, अपना काम उससे चल जाएगा। ठीक, तो सेक्शन 11 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट कमिश्नर अपॉइंट करेगी। सेक्शन 12 बताता है कि डेवलपमेंट कमिश्नर का फंक्शन क्या होगा, मतलब डेवलपमेंट कमिश्नर क्या काम करेगा। देन कम सेक्शन नंबर 13, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अप्रूवल कमिटी। क्या है सेक्शन नंबर 13? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अप्रूवल कमिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक अप्रूवल कमिटी बनाती है। ध्यान रखना, ये अप्रूवल कमिटी वो होती है जो सेक्शन 15 के हिसाब से एसईजेड की यूनिट डेवलप करने की परमिशन देती है। जो आगे चल के यूनिट बनती है, वो यूनिट सेटअप की जा सकती है या नहीं, वो मेन काम किसका होता है? अप्रूवल कमिटी का। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कमिश्नर के पास में एप्लीकेशन फाइल करता है, और डेवलपमेंट कमिश्नर किसके अंडर में काम करता है? अप्रूवल कमेटी के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन द्वारा क्या करेगी? अप्रूवल कमेटी बनाएगी। इसमें सिर्फ इतना ही काम का ध्यान रखना, ये नीचे की बातें कोई काम की नहीं, सिर्फ इतना काम का इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट एक अप्रूवल कमेटी बनाएगी। फिर सेक्शन नंबर 14 आया किस चीज का? अप्रूवल कमेटी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या पावर होते हैं। तो ये भी लगभग लगभग एक जैसा सेम है। अप्रूवल कमेटी ये बताती है कि आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कोई सामान इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई गुड्स खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं या नहीं। आप कौन सी सर्विसेज एसईजेड के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, आपने गुड्स एंड सर्विस का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से किया है या नहीं। फॉरेन कोलैबोरेशन एफडीआई अगर आपको करना हो तो वो किया जा सकता है या नहीं। ये बोर्ड ऑफ अप्रूवल का भी फंक्शन था, ये डेवलपमेंट कमिश्नर का भी फंक्शन था, और ये अप्रूवल कमेटी का भी फंक्शन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट सेम जो है, बहुत ज्यादा अंतर इनके अंदर नहीं। इसके अलावा आप लेटर ऑफ अप्रूवल को, कंप्लायंस को मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा वो सारे काम करना जो कौन बोले आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल फालतू सी बात, कोई काम की नहीं। ये जरूर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 15, दैट इज सेटिंग अप ऑफ अ यूनिट इन अ एसईजेड। जैसे क्या है, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? एबीसी लिमिटेड। इसके पास में बहुत सारी जगह है, 500 एकड़। तो इन्होंने उस जगह को क्या करवा लिया? एसईजेड बनवा लिया। अब जरूरी नहीं है कि ये 500 एकड़ की एसईजेड की जो जमीन है, इसके ऊपर पूरा काम कौन करे? सिर्फ एबीसी लिमिटेड। ये लोग क्या कर सकते हैं? इस जगह को लीज पर दे सकते हैं अलग अलग लोगों को, कि आप लोग आकर के क्या कर सकते हैं? यहां पर अपने ऑफिसेस, अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो जैसे एबीसी लिमिटेड ने बोला कि हमारे पास 500 एकड़ का एसईजेड है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल इनके पास में गई और क्या बोला कि 150 एकड़ की जमीन हमें प्रोवाइड कर दो, यहां पर हम अपना पेट्रोलियम का प्लांट जो है वो लगाना चाहते हैं। तो रिलायंस ने जो प्लांट सेटअप किया है उसे क्या बोलते हैं? यूनिट। क्या बोलते हैं उसे? यूनिट। तो यूनिट सेटअप करने की परमिशन, या यूनिट किस तरीके से बनाई जाती है, वो कहां दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 15 के अंदर, सेक्शन नंबर 15 के अंदर। आई क्या बात समझ में? बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो एनी पर्सन जिसको भी यूनिट बनानी हो वो अपना प्रपोजल सबमिट करेगा किसके पास में? डेवलपमेंट कमिश्नर के पास। किसके पास में? डेवलपमेंट कमिश्नर। और ध्यान रखना है, डेवलपमेंट कमिश्नर किसके अंडर में काम करता है? अप्रूवल कमिटी के अंडर में ही काम करता है। डेवलपमेंट कमिश्नर देखो लिखा हुआ भी यहां पर, डेवलपमेंट कमिश्नर क्या करता है? प्रपोजल जो है वो फॉरवर्ड कर देता है किसके पास में? अप्रूवल कमेटी के पास। और अप्रूवल कमेटी फिर क्या कर सकती है? उसे अप्रूव भी कर सकती है और चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकती है, और मॉडिफिकेशन भी चाहे तो मॉडिफिकेशन भी करवाया जा सकता है। अगर किसी पर्सन ने यूनिट बनाने की परमिशन मांगी
और अप्रूवल कमेटी ने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं कहां पर, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। और अगर इसीलिए आपको ध्यान हो तो सेक्शन नंबर 9 जब अपन ने पढ़ा था तो यहां पर लिखा हुआ था डिसाइड द अपील मेड अंडर सेक्शन 15, और अभी अपन ने 15 ही पढ़ा। 15 की अपील किसके पास में फाइल होती है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास एक ये भी फंक्शन है कि अगर उनके पास कोई अपील फाइल हो तो अपील को डिस्चार्ज भी इन लोगों को करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 16, कैंसलेशन ऑफ द लेटर ऑफ अप्रूवल फॉर आंते मैनर। जब क्लास में किया था तो मैंने लिखवाया था ये कैंसलेशन किस चीज का हो रहा है, यूनिट का। किस चीज का हो रहा है ये, यूनिट का। सेक्शन नंबर 15 में अभी आपने यूनिट सेटअप करने की परमिशन मांगी, उसी यूनिट को हम क्या करवा रहे हैं, कैंसिल करवा रहे हैं। क्या वो कैंसिल की जा सकती है क्या, आंसर इज यस, सेक्शन नंबर 16। हालांकि ऐसा कब होगा, जब आपने कोई भी बिजनेस सही तरीके से नहीं किया हो, या टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट की हो, या फिर बिजनेस बंद कर दिया हो। मतलब जो ग्राउंड्स कैंसिलेशन सस्पेंशन के वहां पर थे वही वाले ग्राउंड यहां पर हो जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले आपको क्या दिया जाएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जिसे हम लोग नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल पहले फॉलो किया जाएगा। जैसे ही कैंसिल हुआ, अगर आपकी यूनिट का लाइसेंस कैंसिल हो गया तो ध्यान रखना जितने एग्जम्पशन, जितने कंसेशन, जितने बेनिफिट, जितने डिडक्शन आपको मिलते थे वो सब कुछ क्या हो जाएंगे, खत्म। द यूनिट लूजेस ऑल द एग्जम्पशन। जैसे ही कैंसिल हुआ सारे फायदे जो आपको मिलते थे वो सारे फायदे मिलना बंद। बराबर, क्योंकि फायदे तो क्यों मिल रहे थे, क्योंकि आप एसईजेड के अंदर थे। अब आपका एसईजेड का लाइसेंस ही हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, जो भी बेनिफिट आपको मिला है वो बेनिफिट आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, वापस से गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि उसके साथ में गलत हुआ है तो वो अपील फाइल कर देगा कहां पर, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। और इसीलिए सेक्शन नंबर 9 में लिखा हुआ था अपील 15(4) की एंड अपील 16 की। तो यही वो दोनों है जो अपील कहां पर फाइल होती है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं। देन कम द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 17, सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ OBU। OBU का मतलब क्या होता है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करते से ही पढ़ लिया था कि SEZ भले ही इंडिया में ज्योग्राफिकली होता है पर उसे इस एक्ट के लिए क्या मान लिया जाता है कि वो इंडिया का पार्ट नहीं है। जब वो इंडिया का पार्ट नहीं है तो वो हो गया ऑफशोर, और जैसे ही वो ऑफशोर हुआ तो वहां पर जब आप बैंक सेटअप करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। तो अगर आपको कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट बनानी है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है कहां पर, सेक्शन 23(1)(a) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो पहले परमिशन लो कहां पर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से आरबीआई से। जब आरबीआई अलाउ कर देगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको अलाउ कर देगी कि आप एसईजेड के अंदर क्या कर सकते हो, अपनी बैंक की ब्रांच ओपन कर सकते हो, हमें कोई समस्या नहीं। सेक्शन नंबर 18, सेटिंग अप ऑफ एन IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। देखो अभी तक ऐसा माना जाता है, ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता है कि SEZ से हम गुड्स का प्रमोशन करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा गुड्स को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, उनका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। पर गवर्नमेंट का ऐसा इंटेंशन नहीं। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर SEZ के अंदर, हम क्या बात कर रहे हैं, SEZ के अंदर अगर आपको IFSC बनाना हो, IFSC मतलब क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाना हो, तो वो भी इसके अंदर बनाया जा सकता है। IFSC का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा सेंटर जहां पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, वो सर्विसेज जो मनी से रिलेटेड हो, जैसे इंश्योरेंस, जैसे कि स्टॉक, जैसे कि शेयर, जैसे कि सिक्योरिटी, ये सब कुछ फाइनेंशियल सर्विस होती है। तो वो सब कुछ अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो वो भी IFSC भी कहां सेटअप की जा सकती है, SEZ के अंदर। पर ध्यान रखना एक SEZ के अंदर एक ही IFSC सेटअप की जा सकती है, एक से ज्यादा अलाउ नहीं है। ओनली वन IFSC कैन बी अप्रूव्ड इन SEZ। ओनली एक IFSC यहां पर लगाई जा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। क्या क्लियर है यहां तक की बात, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। हालांकि आपको जब IFSC सेटअप करने के लिए जाओगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ सकती है, किससे, RBI से, सेबी से, इरडा से, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सर्विस आप उस IFSC के अंदर देना चाहते हैं। अगर वो इंश्योरेंस से रिलेटेड होगी तो इरडा से पूछना पड़ेगा, वो शेयर से रिलेटेड होगी तो सेबी से पूछना पड़ेगा, वो बैंक से रिलेटेड होगी तो RBI से पूछना पड़ेगा। बराबर बात है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो मैं फिर बता रहा हूं, अपन ने सारे चैप्टर अपने हो चुके हैं क्लास के अंदर। अपन ने क्वेश्चन करके देखे, इंस्टीट्यूट किसी भी सेक्शन के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा। जरूरी नहीं है कि ये पहले एग्जाम में पूछा हुआ है या नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इतना सा सेक्शन 18 भी एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए पूछ लें वो लोग, 5 मार्क्स के लिए। इसलिए
याद सब कुछ हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझना पूरा है। अगर आपको ये मतलब पता होगा आईएफएससी का मतलब क्या होता है, तो जो क्लास में अपन बात कर रहे हैं ये बात आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम के अंदर याद आएगी। देन कम सेक्शन नंबर 19, बिल्कुल वाहियात सेक्शन है, सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म रिटर्न एक्सेट्रा। अगर आपको ध्यान हो तो जब ये चैप्टर चालू किया था तो उसके फीचर में लिखा हुआ था सिंगल विंडो क्लियरेंस। इस एक्ट के अंदर सिंगल विंडो क्लियरेंस है, तो वो सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफाई करेगी, और वो फॉर्म गवर्नमेंट नोटिफाई ऑलरेडी कर चुकी है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकती है सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म, जिससे सारे लाइसेंस, सारी परमिशन, सारे रजिस्ट्रेशन, सारे अप्रूवल उन्हें एक ही बार में मिल जाएंगे, अलग अलग जगह से जाने की उन्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कोई काम का नहीं। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एक रिटर्न भी प्रिस्क्राइब कर सकती है कि आपने साल में सिर्फ एक बार ये रिटर्न फाइल करना है और इसके अलावा कोई दूसरा रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। सेक्शन नंबर 20, एजेंसी टू इंस्पेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, एक एजेंसी सेटअप कर सकती है, जिस एजेंसी का काम क्या होगा, यूनिट के अंदर जाकर के सर्वे करना या यूनिट के अंदर जाकर के इंस्पेक्शन करना। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई एनी ऑफिसर और एजेंसी टू कंडक्ट द सर्वे और इंस्पेक्शन। कोई सर्वे या इंस्पेक्शन अगर आपको करना हो तो उसके लिए भी क्या की जा सकती है, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर या एजेंसी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करना चाहे तो कर सकती है, और ये अपनी रिपोर्टिंग किसको करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेक्शन नंबर 21, सिंगल इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एजेंसी फॉर द नोटिफाइड ऑफेंस। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो उस ऑफेंस को चेक करने के लिए, उसे इन्फोर्स करने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का काम यह भी होता है साथ साथ में कि वो क्या भी करे, इस एक्ट का इन्फोर्समेंट देखे कि आप इस एक्ट के सारे एक्शन फॉलो कर रहे हैं या नहीं, वो चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिंगल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को प्रोवाइड की जा सकती है। देन कम सेक्शन नंबर 22, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर। अगर आपको ध्यान हो तो अभी हमने सेक्शन नंबर 21 के अंदर क्या किया है, सिंगल इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, एजेंसी को अपॉइंट किया है। सेक्शन 20 के अंदर एजेंसी बनाई थी जो इंस्पेक्शन का काम करती है। इन दोनों के पास में ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, कहीं पर इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, सर्च या सीजर करना चाहे तो कर सकते हैं। हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, अगर सारे चैप्टर आपको ध्यान आते हो तो सब में यही लिखा हुआ है कि सर्च, सीजर, इंस्पेक्शन करने से पहले आपके पास में सफिशिएंट रीजंस होने चाहिए, सफिशिएंट बिलीव होना चाहिए, मटेरियल एविडेंसेस होने चाहिए कि वहां पर कुछ रॉन्ग डूइंग है। अगर है तो आप क्या कर सकते हैं, सर्च सीजर कर सकते हैं। सर्च सीजर में कुछ सामान मिले तो वो सामान आप अपने साथ ला सकते हैं। सामने वाला पर्सन अगर उसके फोटो खींचना चाहे, रिकॉर्ड रखना चाहे तो वो रिकॉर्ड रख सकता है, और कुछ समय बाद जब्त किया हुआ सामान आपको वापस करना पड़ता है। ये हर एक्ट के अंदर सेम फॉलो होता है, यहां पर भी यही बात लिखी है। तो ऑफिसर और एजेंसी जिनको सेक्शन 21 में हमने अपॉइंट किया है, वो डेवलपमेंट कमिश्नर से पूछने के बाद क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर से पूछने के बाद में क्या कर सकते हैं, कोई भी इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन करना चाहें तो वहां पर सर्च सीजर जाके किया जा सकता है। ध्यान रखना 20 और 21 में जो ऑफिसर हैं उनके अलावा किसी और पर्सन को पास पावर नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, सर्च या सीजर करें। हमने नोटिफाई कर रखे हैं कुछ लोग, सिर्फ वही लोग ऐसा कर सकते हैं। उनको भी ये करने से पहले किससे पूछना पड़ता है, डेवलपमेंट कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ती है। याद है आप लोगों को, डेवलपमेंट कमिश्नर खुद किसके अंदर में काम कर रहा है, एसी, अप्रूवल कमेटी के अंडर में काम कर रहा है। और अप्रूवल कमेटी से बड़ा कौन है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल, और उससे बड़ा कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन नंबर 23 क्या है, डेजिग्नेटेड कोर्ट। इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो वो लड़ाई झगड़ा किस कोर्ट में ले जाया जाएगा, वो कोर्ट गवर्नमेंट बताएगी। उस बताई हुई कोर्ट को क्या कहा जाता है, डेजिग्नेटेड कोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गेजेट में बताएगी कि एसईजेड एक्ट का कोई भी नॉन कंप्लायंस हो, कोई भी ऑफेंस हो तो कंप्लेन कहां पर फाइल होगी, सिर्फ इन्हीं कोर्ट के अंदर। उस कोर्ट के अलावा कहीं और कोर्ट में केस फाइल करना अलाउड नहीं। क्या क्लियर है यहां तक की बात, बोलो कोई कंफ्यूजन। सेक्शन नंबर 24, अपील टू हाई कोर्ट। अगर किसी भी पर्सन को इस एक्ट में किसी भी अथॉरिटी के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो अपील कहां पर फाइल कर सकता है, हाई कोर्ट के पास। कहां पर फाइल करेगा, हाई कोर्ट के पास। वैसे आपको पहले अपील कहां पर फाइल करनी है, बोर्ड के पास। कहां फाइल करनी है, बोर्ड। और बोर्ड का डिसीजन भी पसंद नहीं आए तो कहां पर चले जाना, हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट में कितने दिनों के अंदर अंदर जाना है, 60 डेज के अंदर अंदर आपको जाना है। हालांकि ध्यान रखना 60 डेज में नहीं जा पाए तो भी हाई कोर्ट आपकी बात सुन लेगी अगर आपने सफिशिएंट कॉज शो किया तो।
सेक्शन नंबर 25 बिल्कुल बेचारा हर एक्ट के अंदर ही आता है, ऑफेंस बाय द कंपनी क्या बोलता है, इस एक्ट में अगर किसी कंपनी ने ऑफेंस किया है तो माना जाएगा कि कंपनी ने तो ऑफेंस किया ही है, साथ साथ में एवरी पर्सन इन चार्ज ने भी ऑफेंस किया है। कंपनी तो जेल जा नहीं सकती, तो जेल कौन जाएगा, एवरी पर्सन इन चार्ज। हालांकि अगर पर्सन इन चार्ज, वैसे पर्सन इन चार्ज कौन होता है, केएमपी और डायरेक्टर्स होते हैं, या किसी पर्सन को आपने अलग से डेजिग्नेट कर रखा है तो वो अदर पर्सन जिसे अपन ने डेजिग्नेट कर रखा है। अगर वो पर्सन ये प्रूव कर दे कि हमें तो इस बारे में कोई आइडिया है ही नहीं, या फिर हमने तो ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज किया था, तो ऐसे केस में कोर्ट उन्हें बरी कर सकता है। पर ध्यान रखना, अगर आपका कॉन्निवेंस मतलब आपकी मिली भगत हुई, आपकी कंसेंट हुई, तो ऐसे केस में आपको जेल जाने से कोई भी बचा नहीं पाएगा। ठीक है, इस एक्ट का रेलेवेंस क्या है, जेल वाले प्रोविजन को अप्लीकेबल करवाना। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो जेल नहीं जा सकती, जेल तो डायरेक्टर को ही जाना पड़ेगा, इंडिविजुअल को ही जाना पड़ेगा। वही बात यहां पर लिखी है। वैसे मैं बता दूं, ये कोई नया सेक्शन नहीं है, हर एक्ट के अंदर ये वाला सेक्शन आ रहा है। जितने चैप्टर अपन ने पढ़े उन सब में सेक्शन आया था। सेक्शन नंबर 26 एग्जम्पशन, ड्रॉबैक एंड कंसेशन। सेक्शन नंबर 7 अपन ने पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ये वाला सेक्शन है। जो बात सेक्शन 7 में लिखी थी लगभग वही बात लिखी हुई है। क्या, कौन कौन से एक्ट में गवर्नमेंट आपको एग्जम्पशन प्रोवाइड कर सकती है, तो वो इस एक्ट के पीछे शेड्यूल दिया हुआ है। उस शेड्यूल में लिखा हुआ है कि कौन कौन से एक्ट में आपको एग्जम्पशन प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे कि आपको एग्जम्पशन प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टम एक्ट में, कस्टम टैरिफ एक्ट में, इसके अलावा सर्विस टैक्स में, सेल्स टैक्स में, जीएसटी में, अलग अलग जो भी एग्जम्पशन प्रोवाइड करना चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो ये एग्जम्पशन प्रोवाइड कर सकती है। ड्यूटी ड्रॉबैक भी प्रोवाइड कर सकती है। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब एक तरह से कैशबैक सिस्टम होता है कि आप पहले टैक्स पे कर दो, फिर उतने का आपको कैशबैक वापस से मिल दिया जाएगा। तो एग्जम्पशन, बेनिफिट, ड्यूटी ड्रॉबैक, टैक्स का बेनिफिट किसी भी नाम से आ सकता है। ये सारे प्रोवाइड करने का पावर किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। सेक्शन नंबर 27 इनकम टैक्स का प्रोविजन। सेक्शन नंबर 27 ये बात करता है कि अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 चाहे तो वो भी एसईजेड को क्या कर सकता है, कोई भी एग्जम्पशन देना चाहे तो दे सकता है। साथ ही साथ ये भी बोला गया इस सेक्शन के अंदर कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 सारे डेवलपर और एंटरप्रेन्योर के ऊपर लगेगा, पर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। इसीलिए आप लोगों ने जब इनकम टैक्स पढ़ा होगा तो कहीं कहीं पर एक्सेप्शन में एसईजेड लिखा हुआ होता है। क्यों, क्योंकि जैसा सेक्शन दूसरे लोगों के ऊपर लगता है वैसा सेम एसईजेड के ऊपर नहीं लगेगा, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, कुछ बेनिफिट के साथ हम एसईजेड के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्या क्लियर है यहां तक की बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, भारी तो नहीं। सेक्शन नंबर 28 ड्यूरेशन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इन द एसईजेड। इस सेक्शन का यह मतलब है कि कितने समय तक सामान को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रखा जा सकता है। गवर्नमेंट ऐसा बोल सकती है कि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सामान 1 साल से ज्यादा नहीं रख सकते, 6 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर उससे ज्यादा रखा तो जो एग्जम्पशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एग्जम्पशन बंद कर दिया जाएगा। तो ड्यूरेशन कितना होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। टू डिफाइन हाउ लॉन्ग गुड्स और सर्विसेज कैन रिमेन इन एसईजेड और यूनिट विदाउट पेइंग द टैक्स। बिना टैक्स पे किए कितने समय तक गुड्स कहां पर रह सकती है, एसईजेड के अंदर या एसईजेड की किसी यूनिट के अंदर रह सकती है, ये कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। और ये हर गुड्स का अलग अलग हो सकता है। किसी इंडस्ट्री में ये 6 महीने हो सकता है, किसी इंडस्ट्री में ये 1 महीने हो सकता है, किसी इंडस्ट्री में ये 1 साल का पीरियड भी हो सकता है। हाँ या ना, कोई क्लियर कंफ्यूजन यहां तक। सेक्शन नंबर 29 ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप एंड द रिमूवल ऑफ द गुड्स। अगर एसईजेड के अंदर कोई सामान आ रहा है, एसईजेड के अंदर से कोई सामान बाहर जा रहा है, वो इंडिया में जाए, इंडिया के बाहर जाए, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी इसके रिलेटेड रूल्स भी कौन प्रिस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया तो फिर आपके ऊपर क्या लगेगा, सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन से फिर आपको गवर्न किया जाएगा। तो सेक्शन नंबर 29 ये बताता है कि किस तरीके से ओनरशिप को ट्रांसफर किया जाएगा, किस तरीके से एसईजेड के अंदर से गुड्स को रिमूव किया जाएगा और कब उसकी ओनरशिप चेंज कर दी जाएगी। क्योंकि ओनरशिप चेंज होने से ध्यान रखना यहां पर बेनिफिट्स चेंज हो जाते हैं। जो बेनिफिट आपको मिल रहे थे वो बेनिफिट मिलना बंद हो जाएंगे, या जो बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा था वो मिलना चालू हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है ड्यूरेशन के ऊपर, डिपेंड करता है ओनरशिप के ट्रांसफर के टाइम के ऊपर। हालांकि इसके डिटेल रूल कौन प्रिस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट।
सेक्शन नंबर 13 डोमेस्टिक क्लियरेंस बाय द यूनिट। अगर आपको ध्यान हो तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि एसईजेड एक्ट के लिए इंडिया को दो भागों में बांट दिया गया है, एक है एसईजेड और दूसरा है डीटीए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। एसईजेड के लिए अपन एग्जांपल लेकर के चलते हैं इंदौर का पीतमपुर। पीतमपुर से अगर कोई भी सामान कहां पर गया, डीटीए मान लेते हैं, डीटीए कौन सा है, उज्जैन। उज्जैन क्या है, एक डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, वो कोई एसईजेड नहीं। हमने एसईजेड क्यों बनाया था, एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए। किसके बनाया था, एक्सपोर्ट। अगर आप पीतमपुर से सामान, मतलब इंदौर के एसईजेड से सामान कहां ले जाते, इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर मतलब कहां, अमेरिका, ब्राजील, चाइना, यूके, अगर इन सब जगह सामान जाता तो एक्सपोर्ट होता, अच्छी बात होती। पर आप सामान कहां पर बेच रहे हो, इंडिया के अंदर, मतलब एक्सपोर्ट प्रमोट नहीं हो रहा। क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोट नहीं हो रहा है, आपने सामान उज्जैन में ही बेच दिया, तो जो बेनिफिट आपको मिल रहे थे वो बेनिफिट मिलना बंद। क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट तो प्रमोट हुआ ही नहीं। हम तो चाहते थे कि सामान पूरा बने और कहां चला जाए, इंडिया के बाहर। पर आपने तो कहां क्लियर कर दिया उसे, डीटीए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर, और ये करना अलाउड नहीं। अगर किया तो जो बेनिफिट मिलते थे वो बेनिफिट मिलना बंद। टू रेगुलेट द गुड्स रिमूव्ड फ्रॉम एसईजेड टू द डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, उसके लिए क्या दिया है, सेक्शन नंबर 30। देखो बिल्कुल क्लियर बात लिखी है, गुड्स क्लियर्ड टू द डीटीए आर लाइबल टू कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग एंटी डंपिंग, काउंटर विलिंग एंड सेफगार्ड ड्यूटी। अगर आपने कोई भी सामान डीटीए में क्लियर किया, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में क्लियर किया, तो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। वैसे कस्टम ड्यूटी कब पे करते हैं, जब सामान बाहर से इंडिया में आता है, हाँ या ना। और ये सामान बाहर से ही तो इंडिया में आ रहा है, हम एसईजेड को बाहर ही तो मानते हैं, तो वहां से सामान इंडिया में आया तो लाओ कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अगर आप इंदौर के एसईजेड से सामान लंदन भेज रहे हो तो हम इसे क्या मान लेते हैं कि ये इंडिया के बाहर से सामान इंडिया के बाहर गए, तो कस्टम ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं, पर यहां तो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक की बात। देन कम सेक्शन नंबर 31, स्लाइटली इंपॉर्टेंट सेक्शन, काफी समय बाद, एसईजेड अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक एसईजेड अथॉरिटी बनाती है। हर एसईजेड, हर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसका नाम क्या होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी। और ये कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ये जो एसईजेड अथॉरिटी बनाई गई है, देखो अगर इंडिया के अंदर मान लेते हैं कि 50 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो कितनी अथॉरिटी होगी, 50। कितनी अथॉरिटी है, 50। 50 स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटीज भी है। हर स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी को क्या माना गया है, कॉर्पोरेट। क्या माना गया है, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड जब भी आता है, बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर होते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट का एक नाम होता है, उसकी परपेचुअल सक्सेशन होती है, उसकी कॉमन सील। आपने ये फीचर्स कंपनी के इसमें पढ़े होंगे। क्यों, क्योंकि कंपनी कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट। आपने ये फीचर एलएलपी के अंदर भी पढ़े होंगे, क्योंकि एलएलपी भी कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी, ये जो एसईजेड अथॉरिटी है, ये कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर सकती है, किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, किसी के खिलाफ भी सूट फाइल कर सकती है, कोई इसके खिलाफ भी सूट फाइल करना चाहे तो फाइल कर सकता है, हाँ या ना। सेक्शन नंबर 34, ये सेक्शन नंबर 31 के अंदर जो अथॉरिटी अपन ने बनाई है, ये अथॉरिटी का काम क्या है, तो इस अथॉरिटी का काम भी लगभग वैसा ही है जैसा किसका था, बोर्ड ऑफ अप्रूवल का, डेवलपमेंट कमिश्नर का, अप्रूवल कमिटी का, या फिर सिंगल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। वो किसी का भी काम पूछ ले, काम लगभग सब लोगों के एक जैसे ही हैं। काम क्या है इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करवाना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, एसईजेड और एसईजेड के यूनिट के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, उनके ऊपर कोई भी चार्जेस, सर्विस फीस या रेंट लिवी करना, या फिर वो सारे काम करना जो उनको गवर्नमेंट बोले एज प्रिस्क्राइब्ड फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। सेक्शन नंबर 38, डायरेक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एसईजेड अथॉरिटी के ऊपर डायरेक्शन इशू कर सकती है, और वो जो डायरेक्शन होंगे वो कैसे होंगे, बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, कंपलसरी। बाइंडिंग का मतलब क्या है, कंपलसरी। इसका मतलब क्या, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसईजेड अथॉरिटी को कुछ करने का बोला, बोला मतलब करना पड़ेगा। आपके पास में ये चॉइस नहीं है कि आप वो बात सुने या ना सुने। क्या क्लियर है बात यहां तक की। देन कम्स एवरी अथॉरिटी मस्ट कंप्लाई विद दिस डायरेक्शन। सेक्शन नंबर 39, रिटर्न एंड द रिपोर्ट बाय द अथॉरिटी। जो एसईजेड अथॉरिटी अपन ने कहां पर बनाई है, सेक्शन नंबर 31 के अंदर, उसे
वो रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, वो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, जो कौन प्रिस्क्राइब करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोले वो काम इनको करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्हें क्या बनाना पड़ेगा, एक एनुअल रिपोर्ट भी बनाना पड़ेगा, और इनकी जो रिपोर्ट होगी वो कहां पर जाएगी, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में उन्हें दिखाया जाएगा। सेक्शन नंबर 14 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो एग्जाम में एक बार आ भी चुका है। सेक्शन नंबर 40 है पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द अथॉरिटी। हमने सुपरसीड का मतलब लिख रखा था। सुपरसीड का मतलब क्या होता है, ओवरराइड करना। क्या होता है इसका मतलब, ओवरराइड करना। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बनाई, किस चीज के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मॉनिटर करने के लिए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलग अलग डायरेक्शन देती है, जो डायरेक्शन फॉलो करना कंपलसरी है। अगर आपने वो डायरेक्शन फॉलो नहीं किए या आपने अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं की तो आपको ओवरराइड कर देगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन ओवरराइड कर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए एबीसी लिमिटेड वालों ने एक एसईजेड बनाया, ठीक है। अब इस एसईजेड के अंदर गवर्नमेंट ने एक एसईजेड अथॉरिटी बनाई। इस एसईजेड अथॉरिटी का नाम है एबीसी एसईजेड अथॉरिटी लिमिटेड। नाम तो होगा ना, क्योंकि ये कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या पता चला कि एबीसी लिमिटेड तो काम बराबर कर रही है, इसके अंदर की जो यूनिट्स हैं वो भी काम बराबर कर रही है। काम सही से कौन नहीं कर रहा, हमारी एसईजेड खुद की अथॉरिटी, जो हमारी खुद की अथॉरिटी वही हमारे डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस अथॉरिटी का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, और इस लाइसेंस कैंसिल करने को क्या बोलते हैं, सुपरसीड करना या फिर ओवरराइड करना। मतलब अभी तक एबीसी लिमिटेड को चलाने का कामकाज किसके हाथ में था, इस अथॉरिटी के पास में। अब ये कामकाज किसके हाथ में आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बोलो बराबर बातें यहां तक की। हालांकि ऐसा कब किया जा सकता है, ऐसा किया जाएगा जब अथॉरिटी अपना काम बराबर तरीके से नहीं करे, या फिर वो बार बार गलतियां करे। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस, तो बार बार गलतियां करे, या फिर उसने अपने पावर को क्या किया हो, एक्सीड किया हो, मतलब जो काम वो नहीं कर सकती थी उसने वो काम किया, या उसने अपने पावर को मिसयूज किया, अब्यूज किया, या फिर उसने जानबूझ करके हमारे डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया, विलफुल नॉन कंप्लाइंस उसने हमारे डायरेक्शन का किया। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले हम उसे क्या देंगे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एक बार अगर हमने क्या कर दिया, किसी को सस्पेंड कर दिया, सुपरसीड कर दिया, तो सुपरसीड करने से क्या होगा, जैसे ही हमने सुपरसीड किया, एसईजेड अथॉरिटी का चेयरपर्सन और एसईजेड अथॉरिटी का मेंबर क्या कर देगा, ऑफिस वेकेट। ऑफिस वेकेट करना मतलब रिजाइन कर देगा, भले ही उनका टर्म अभी खत्म नहीं हुआ हो। सारे अथॉरिटी के पावर फंक्शन अथॉरिटी किसके पास में चले जाएंगे, उस पर्सन के पास में जिस पर्सन को कौन अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस पर्सन को अपॉइंट किया है उसके पास। मैक्सिमम सुपर सेशन का पीरियड कितना होगा, 6 महीने। 6 महीने के बाद क्या कर देगी गवर्नमेंट, वापस से नई अथॉरिटी बना देगी। नई अथॉरिटी कोई इंसान तो है नहीं, नई अथॉरिटी तो इंसानों का ग्रुप है। तो चेयरपर्सन मेंबर को हटाया और नए चेयरपर्सन और मेंबर ले आए तो नई अथॉरिटी बन जाएगी। तो नई अथॉरिटी कितने समय बनानी है अपने को, 6 महीने के अंदर। हालांकि गवर्नमेंट चाहे तो और कितना समय ले सकती है, 6 महीने और लेना चाहे तो नेक्स्ट 6 मंथ भी लिए जा सकते हैं। सेक्शन नंबर 42 रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट, ये बोल रहा है कि अगर दो लोगों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, दो डेवलपर के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, एंटरप्रेन्योर या डेवलपर के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, तो मैटर कहां पर रेफर किया जाएगा, आर्बिट्रेशन के लिए। किसके पास में, डेजिग्नेटेड कोर्ट के पास। कहां पर जाएगा, डेजिग्नेटेड कोर्ट के पास। डिस्प्यूट आर रेफर टू द आर्बिट्रेशन इफ द नो कोर्ट हैज बीन डेजिग्नेटेड। एक बार कोर्ट डेजिग्नेट कर दी तो फिर मैटर कहां नहीं जाएगा, आर्बिट्रेशन में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैटर कहां जाएगा, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन नहीं हो पाया तो कोर्ट, और अगर कोर्ट में पहले ही चले गए तो फिर आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है किसका, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन और मीडिएशन का। अगर आर्बिट्रेशन होता है तो आर्बिट्रेशन किस एक्ट को फॉलो करके किया जाएगा, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। सेक्शन नंबर 46 है लिमिटेशन का, मतलब इस एक्ट के अंदर कोई भी कंप्लेन फाइल करनी हो, कोई भी सूट फाइल करना हो किसी के भी खिलाफ, तो उसका टाइम क्या होगा, टाइम इन्होंने नहीं बताया। और क्या बोला कि टाइम कौन सा लगेगा, जो लिमिटेशन एक्ट 1963 में दिया हुआ है। हालांकि लिमिटेशन एक्ट में कितना टाइम दिया हुआ है, 3 साल। कितना टाइम दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट के केस में जनरल कितना होता है, 3 साल। सेक्शन नंबर 45
पर्सन टू हुम द कम्युनिकेशन इज सेंट, अगर आपको एसईजेड में किसी से भी कोई बातचीत करनी हो तो नोटिस किसको भेजा जाएगा, नोटिस उस पर्सन को भेजा जाएगा जिसके पास में एसईजेड या एसईजेड की यूनिट का क्या हो, अल्टीमेट कंट्रोल, क्या हो, अल्टीमेट कंट्रोल। अल्टीमेट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, पर्सन इन चार्ज। कौन होता है, पर्सन इन चार्ज। वो हो सकता है डायरेक्टर हो, वो हो सकता है केएमपी हो, या हो सकता है हमने पढ़ा था ऑक्यूपायर फैक्ट्री के केस में, उसे भी क्या माना जा सकता है, पर्सन इन चार्ज माना जा सकता है। सेक्शन नंबर 46 आइडेंटिटी कार्ड। एसईजेड के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी लोगों को क्या किया जाएगा, एक आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाएगा। आइडेंटिटी कार्ड कौन इशू करता है, डेवलपमेंट कमिश्नर। ये इसलिए इशू किया जाता है कि कोई भी एरा गैरा नत्थु कहां पर ना आए, एसईजेड अथॉरिटी के अंदर ना, और हमारे काम को डिस्टर्ब न करे। सेक्शन नंबर 49 पावर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मॉडिफाई द प्रोविजन। इस एक्ट के किसी प्रोविजन को अगर चेंज करना चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वैसे पावर है कि वो इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को चेंज जब चाहे तब कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट भी अगर कोई एग्जम्पशन प्रोवाइड करना चाहे, मान लीजिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट चाहती है कि मध्य प्रदेश में एसईजेड बनाए अगर कोई, तो हम उसे एग्जम्पशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो एग्जम्पशन देने का पावर किसके पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कि अगर वो कोई एग्जम्पशन किसी को प्रोवाइड करना चाहे एसईजेड के रिस्पेक्ट में तो वो एग्जम्पशन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो एसईजेड कैन सपोर्ट एसईजेड बाय ग्रांटिंग द एग्जम्पशन। सेक्शन नंबर 51 एसईजेड एक्ट टू हैव द ओवरराइडिंग इफेक्ट। सेक्शन नंबर 51 क्या बोलता है, अगर एसईजेड से रिलेटेड प्रोविजन किसी दूसरे एक्ट में दिया हुआ है तो हमें कोशिश करनी है कि दोनों एक्ट को फॉलो किया जाए। अगर दोनों एक्ट फॉलो हो सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों एक्ट फॉलो नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही एक्ट फॉलो हो सकता है, तो कौन सा एक्ट फॉलो होगा, एसईजेड, क्योंकि ये क्या है, स्पेशल, ये क्या है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक विल ओवरराइड ओवर द जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 53 एसईजेड एज द पोर्ट और एयरपोर्ट। पोर्ट और एयरपोर्ट के रिस्पेक्ट में एसईजेड को क्या माना जाता है, आउटसाइड इंडिया, क्या माना जाता है, आउटसाइड इंडिया। तो उनके ऊपर कस्टम वगैरह के प्रोविजन भी वैसे ही लगेंगे जैसे इंडिया के बाहर के किसी पोर्ट और एयरपोर्ट के ऊपर लगते हैं, सेम वैसे के वैसे। सेक्शन नंबर 55 एसईजेड रूल 2006। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एसईजेड चलाने के लिए अलग अलग रूल प्रिस्क्राइब कर सकती है, और गवर्नमेंट ये ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर चुकी है, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह क्या पढ़ा है, प्रिस्क्राइब। बिना प्रिस्क्राइब को प्रिस्क्राइब किया आप काम कैसे चलाओगे। सेक्शन रूल नंबर 61 राइट ऑफ अपीलेंट टू अपीयर बिफोर द बोर्ड। अगर आपको बोर्ड ऑफ अप्रूवल से कोई बातचीत करनी है तो आप चाहें तो खुद जा सकते हैं। आपको अगर खुद से नहीं जाना तो आप आपके बिहाफ पे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भेज सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी को भेज सकते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट को भेज सकते हो, किसी एडवोकेट को भेज सकते हो, या अगर आप आपके कंपनी के किसी ऑफिसर को, एम्प्लॉय को भेजना चाहें तो उसे भी भेज सकते हैं। और यहां पर आकर के अपना कौन सा चैप्टर खत्म हुआ, एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 यहां पर कंप्लीट होता है। फटाफट से क्या करते हैं, एक बार आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि 5 अटेम्प्ट में किस तरह से क्वेश्चन अभी तक उन्होंने पूछे। चलो तो देखते हैं कि अभी तक इंस्टीट्यूट ने इस एसईजेड से कैसे क्वेश्चन पूछे। तो देखो भाई, जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम है कौन सा, दिसंबर 25 का, उसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा है कि डेल्टा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को क्या मिला है, लेटर ऑफ अप्रूवल। किसने दिया है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने, टू डेवलप अ मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन गुजरात। अच्छी बात है। 2 years into the development multiple complaints surface against the company। 2 साल के बाद कंपनी के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेन फाइल हुई है। The board of approval has now decided to suspend the letter of approval। और बोर्ड ने क्या बोला है कि हम इनका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, इनका लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे। Explain the circumstances under which a suspension order can be issued। आपको ग्राउंड्स बताने हैं कि सस्पेंशन कब किया जा सकता है। कौन कौन से ग्राउंड से बताओ। पहला, अगर उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं की, अगर उन्होंने डायरेक्शंस फॉलो नहीं किए, अगर उन्होंने परसिस्टेंट डिफॉल्ट किया, अगर उनकी वीक फाइनेंशियल पोजीशंस थी, तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। क्या इतना से मार्क्स मिल जाएंगे क्या, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। व्हाट स्टैट्यूटरी कंडीशन मस्ट द बोर्ड ऑफ अप्रूवल कंप्लाई इन ऑर्डर टू सस्पेंड द लेटर ऑफ अप्रूवल। कौन से टर्म्स, कौन सी स्टैट्यूटरी कंडीशंस बोर्ड को फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहां पर बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की। क्या बोल रहे हैं कि बोर्ड को सस्पेंड करने से पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा। एक राइटिंग में नोटिस सर्व करना पड़ेगा 3 महीने का, कि 3 महीने में वो कोई भी रिप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, और रिप्लाई कंसीडर करने के बाद बोर्ड कोई भी डिसीजन देगा। हाँ या ना, क्लियर है यहां तक। ये अपन ने पढ़ा था 10 का पार्ट था, ये सेक्शन 10 का।
सेम क्वेश्चन कहां पर भी पूछा है इन्होंने, जून 2024 की एग्जाम में। XYZ लिमिटेड हैज बीन ग्रांटेड अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ अप्रूवल फॉर द फॉरेन कोलैबोरेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसी XYZ लिमिटेड को क्या मिला है, अप्रूवल मिला है, किसके, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास से एक अप्रूवल मिला है कि वो फॉरेन कोलैबोरेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकते हैं। XYZ Limited has persistently defaulted in complying with the direction of the board। और उन्होंने बार बार क्या किया, बोर्ड ऑफ अप्रूवल की बात नहीं मानी। What action can be taken by the board? बताइए बोर्ड कौन से एक्शन ले सकता है। इन्होंने तो साफ साफ क्या लिख दिया, सेक्शन नंबर 10। ऊपर वाले में सेक्शन 10 लिखा नहीं, नीचे वाले में डायरेक्ट सेक्शन 10 लिखा। नहीं भी लिखा होता तो भी कोई बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर मुश्किल हो इसको गैस करने के लिए। अगर पढ़ के जाएंगे अच्छे से तो बहुत आसानी से ये वाला सेक्शन गैस किया जा सकता है। आंसर बिल्कुल सेम है। सेक्शन 10 के हिसाब से बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या कर सकता है, लेटर ऑफ अप्रूवल को सस्पेंड कर सकता है। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। ग्राउंड क्या है, अगर आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, अगर आपने बार बार बोर्ड के डायरेक्शन को डिसओबे किया, आपने टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट किया, या आपकी वीक फाइनेंशियल पोजीशन थी। कौन सी कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेगी, पहले 3 महीने का एक राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा, और जो रिप्लाई आप दोगे उस रिप्लाई को हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। हाँ या ना, ये आंसर आपके पास में ऑलरेडी कॉपी में लिखा हुआ है। जून 2025 में, दिसंबर 25 पढ़ा अपन ने, उसके बाद कौन सा आया, जून 25। जून 25 में लिखा है, इन व्हाट मैनर स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड। सेक्शन नंबर 31 क्या दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 31। और फिर बताना है उसके फंक्शन दिए हुए हैं सेक्शन नंबर 34 के अंदर। तो सेक्शन नंबर 31 क्या बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बनाएगी जिसका नाम क्या होगा, एसईजेड अथॉरिटी, जो हर एसईजेड के लिए अलग अलग होगी। और वो कैसे बनाई जाती है, बाय नोटिफिकेशन। ये अथॉरिटी का काम क्या होता है, फॉर मैनेजिंग एंड डेवलपिंग द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये अथॉरिटी कितने समय में बनानी है, इनको 6 महीने के अंदर अंदर बनानी पड़ेगी। अथॉरिटी में कौन होंगे, कितना उनका ड्यूरेशन होगा, ये सब वो अपने कोर्स का पार्ट नहीं है। सिर्फ अपने को 31 में क्या बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने का काम करती है और वो 6 महीने के अंदर अंदर बनाएगी। फंक्शंस ऑफ द एसईजेड अथॉरिटी, सेक्शन नंबर 34। फंक्शन क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, एसईजेड और यूनिट्स के परफॉर्मेंस को रिव्यू और मॉनिटर करना, या फिर चार्जेस सर्विस फीस कलेक्ट करना, या फिर सच अदर फंक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब। बिल्कुल बेसिक सा। वो बोर्ड ऑफ अप्रूवल के फंक्शन पूछे, वो अप्रूवल कमेटी के पूछे, वो डेवलपमेंट कमिश्नर के पूछे, वो एसईजेड अथॉरिटी के पूछे, सबके पावर फंक्शंस लगभग सेम है। अलग अलग याद करने से कोई ज्यादा मतलब नहीं निकलेगा। मुश्किल से एक आध काम में जो ऊपर नीचे हो रहा है, पर इससे कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। कौन सा किया अपन ने, जून 25। तो जून 25 के पीछे कौन सा है, दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 में पूछा, व्हाट आर द गाइडलाइन फॉर नोटिफाइंग द स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंडर सेक्शन नंबर 5। आपको ध्यान आ रहा हो तो सेक्शन 3 था कि एसईजेड अथॉरिटी कौन बना सकता है और कैसे बना सकता है। सेक्शन 4 था कि उसका अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट देगी कैसे, बाय ऑफिशियल गैजेट। और सेक्शन 5 था कि 4 का ऑफिशियल गैजेट क्यों रिलीज किया जाएगा, क्या देखने के बाद। तो वो गाइडलाइन कहां पर दी हुई है, सेक्शन नंबर 5 के अंदर, कि भाई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बूस्ट होनी चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, नई जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए, एसईजेड से सोवेनिटी इंटीग्रिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, और एसईजेड से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। ये कौन सा अटेम्प्ट का था, दिसंबर 24। जून 24 का क्वेश्चन रिपीट था जो अपन ने ऊपर देख लिया। बचा कौन सा लास्ट अटेम्प्ट, दिसंबर 2023। इसके अंदर बोला है, एनालाइज द पावर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द एसईजेड अथॉरिटी अंडर द एसईजेड एक्ट 2005। सेक्शन नंबर 40 के अंदर दिया हुआ था कि जब एसईजेड अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सुपरसीड कर सकती है। और फिर उसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं, कंसिक्वेंसेस ये हैं कि अथॉरिटी उस सही में खत्म हो जाएगी, चेयरपर्सन और मेंबर को रिजाइन करना पड़ेगा, सारी पावर किसके पास चल जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड पर्सन के पास, और सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ये कितने समय तक चलता है, 6 महीने तक। कितने समय तक चलता है, 6 महीने। फर्दर एक्सटेंड हो सकता है 6 महीने तक। और इन 6 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट नई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी। बराबर बातें यहाँ तक की, यही बात इसके अंदर अपन ने लिखी है। और इसके साथ वो अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। बराबर बात की, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर।